स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग जो क्लास 10 के ज्योग्राफी के जो पहले इकाई को हम लोग देखें, जिसका नाम भारत संसाधन एवं उपयोग है, उनके ऑब्जेक्टिव सवाल लेके आ गए और उम्मीद करते हैं कि इसका जो हम पूरा थ्योरी यानी वीडियो लेके आए थे आप देखे होंगे। अब उनसे रिलेटेड कितने यानी सवाल बन रहे उसको आप बड़े आसान से, अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो बना लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस ऑब्जेक्टिव सवाल को बनाइए। उम्मीद करते हैं कि अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप देखे होंगे और ये सारे ऑब्जेक्टिव सवाल को हम लोग अब हल करते हैं। देखिए, यानी खंड को इकाई नंबर 1 है और चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं सभी सवाल लेके आपके सामने आए हुए हैं। अब इस सारे सवाल को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग हल करेंगे। ठीक है, देखिए पहला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में देखेंगे तो कहता है कि मानवकृत है। मानवकृत क्या बताए थे? मानवकृत बताए थे मानव के द्वारा यानी मानव के द्वारा निर्मित, जो मानव के द्वारा निर्मित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मानवकृत संसाधन कहते हैं। उसका पुनः पूर्ति योग्य संसाधन उसको कहते हैं जिसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकें, बार बार इस्तेमाल करें। अगर कोई ऐसा संसाधन है कि जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको हम पुनः पूर्ति योग्य कहते हैं। अजैव संसाधन उसको कहते हैं जो निर्जीव होता है, जिसमें जान नहीं होता, उसको अजैव संसाधन कहते हैं। और अचक्रीय संसाधन उसको कहते हैं जिसे केवल एक बार उपयोग किया जा सके, केवल एक बार उपयोगी हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि सौर ऊर्जा मतलब है कि सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होता है उसी को हम लोग सूर्य ऊर्जा कहते हैं। और सोलर प्लेट के बारे में आप जानते होंगे कि सोलर प्लेट से हम लोग को एनर्जी मिलता है। तो सोलर प्लेट से हम एनर्जी क्या एक बार ही लेते हैं, आप उसे कई बार ले सकते हैं। यानी बार बार हम उस सोलर प्लेट से हम सोलर ऊर्जा ले सकते हैं, यानी हम लोग सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसीलिए इन्हें हम पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहेंगे। याद रखेंगे, मानवकृत संसाधन वो संसाधन होता है जो मानव के द्वारा निर्मित होता है। पुनः पूर्ति योग्य वो होता है जिसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और अजैव निर्जीव होता है, अचक्रीय जो है केवल इसे एक बार हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 अगर देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। देखिए बहुत ही फेमस यानी ये आपका यानी ये कोट है, यानी कथन है। इस कथन को आप याद रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन किसका है। ठीक है, तो ये कथन जिमरमैन का है। यानी कहने का मतलब जिमरमैन क्या कौन थे, तो ये थे है ना भूगोलविद थे, यानी भूगोल के है ना ज्ञाता थे। इन्होंने ये कथन दिए थे कि संसाधन जो होते हैं वो होते नहीं है, उनको बनाया जाता है। जब तक हम किसी भी सामान को, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को हम अपने उपयोग के लिए, अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक वो संसाधन नहीं है। आप जैसे उस वस्तु को अपने फायदे के लिए या अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप इस्तेमाल में लाते हैं, वो संसाधन बन जाते हैं। इसीलिए जिमरमैन ने बोले थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3 का है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला के बारे में पूछा जा रहा है। अब देखिए अनवीकरणीय संसाधन के बारे में आपको बताए थे केवल एक बार इस्तेमाल हो, केवल एक बार उपयोगी हो, केवल एक बार उपयोगी हो। ठीक है, जिसे आप केवल एक बार उपयोग में ला सकते हैं, उसके बाद दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं, उसको अनवीकरणीय कहते हैं। जैव संसाधन यानी बायोटिक जो रिसोर्स था वैसा संसाधन था जो यानी सजीव होता है। सजीव संसाधन, जितने भी सजीव होते हैं वो आपके सजीव संसाधन जो होते हैं, यानी सजीव पदार्थ जो होते हैं वो आपके जैव संसाधन होते हैं। और नवीकरणीय संसाधन वो होता है जिसे हम कई बार इस्तेमाल में ला सकते हैं, है ना, यानी इसको हम बार बार इस्तेमाल में ला सकते हैं।
ठीक है, बार बार इस्तेमाल में ला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अजैव संसाधन बताए थे आपको कि जो निर्जीव होता है, जो निर्जीव होता है ना, जो निर्जीव होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहा जाता है अजैव संसाधन। तो देखिए कोयला के बारे में पूछा जा रहा है, तो कोयला को हम एक बार अगर जला दें तो क्या फिर दोबारा हमको कोयला मिल सकता है या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो हमारा अनवीकरणीय संसाधन होगा, क्योंकि इसे एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा उपयोग के लायक नहीं रहता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? वो कौन सा संपदा है जिसका भंडार सीमित है, सीमित है, इसके बारे में यानी पूछा जा रहा है। तो देखिए कोयला, दूसरा करा हवा, तीसरा करा मिट्टी और यहाँ पे करा सौर शक्ति। यानी प्राकृतिक संपदा है और वो भंडारित है, यानी उसे आप निकाल कर आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा संसाधन जो है वो हमारा सौर शक्ति है, यानी सौर ऊर्जा, यानी सूरज से जो हमें एनर्जी मिलता है वो हमारा सौर शक्ति होता है और इसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भंडारित है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, यानी सौर शक्ति हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहा जा रहा है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकू के अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के संग्रहण से, संसाधनों के नियोजित दोहन से और संसाधन के विदोहन से, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा संसाधनों के नियोजित दोहन से, यानी नियोजित दोहन से। हम आपको बताए थे डाकू की अर्थव्यवस्था यानी रॉबरी जो है इकोनॉमी किसको कहा जाता है, रॉबरी इकोनॉमी किसे कहा जाता है? तो हम बताए थे कि जब हम किसी भी संसाधन का शोषणात्मक यानी हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या संसाधन हो, तो फिर वो हम लोग उनको कह सकते हैं कि ये डाकुओं की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी, यहाँ देखिए किमी दिया हुआ है, कितना किमी यानी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। अब देखिए यहाँ पे कई बार बच्चे यानी फंस जाते हैं, यहाँ पे 12.2 है और 19.2 है। तो किसी किसी आप बुक में देखेंगे तो ये दिया हुआ है, किसी किसी बुक में ये दिया हुआ है। हम आपको जब पढ़ाए थे उसमें लिखा हुआ था कि 12 जो होता है, 12 या 12.2 जो होता है ये नोटी मिल्स होता है। ये समुद्री जो है तटरेखा का जो समुद्री यानी दूरी को नापने के लिए नोटी मिल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पे पूछता है कि कितने नोटी मिल्स या समुद्री जो दूरी है, ठीक है, उनके बारे में अगर कहा जाता तो यहाँ पे 12.2 आता, लेकिन किलोमीटर में पूछा है तो 19.2 किलोमीटर आएगा, यानी 19.2 किलोमीटर यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। जब आपसे कहे राजनीतिक सीमा के कितनी किमी यानी किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर जब पूछेगा तब 19.2 किलोमीटर में जाएंगे, और नोटी मिल्स में पूछता तो फिर यहाँ पे हम लोग जो है 12.2 किलोमीटर यानी 2 के साथ जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि तट रेखा से कितनी किमी क्षेत्र सीमा अपवर्जक यानी आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के लिए आपको बताए थे कि समुद्रीय यानी महासागरीय तट या है ना समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक जो होता है उसके अंदर जितनी भी संपदा होती है वो आपके क्या कहलाते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी यानी सही हो जाएगा, 200 नोटी मिल्स, 200 नोटी मिल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में करा है कि पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? यानी पंजाब के बारे में पूछा जा रहा है, और ऑप्शन में दिया हुआ है खनिज, दूसरा में दिया हुआ यहाँ पे कृषि, तीसरा में दिया है जल, और चौथे में दिया है यानी डी में दिया है आपको मानव। यानी खनिज है, कृषि है, जल है और यहाँ पे मानव है। तो देखिए पंजाब किस यानी संसाधन में गरीब है, तो वो खनिज के मामले में गरीब है। किस मामले में? खनिज के मामले में गरीब है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात तो कृषि पंजाब में होता ही है, जल है ही, पंजाब यानी 5 नदियों का यानी ये शहर है, उसके बाद मानव तो है ही,
तो यहाँ पे सही ऑप्शन है जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी खनिज। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है, यानी मछलियों का जो अस्तित्व है उसकी जिंदगी पे जो असर डालता है वो कौन है। इसमें पूछा जा रहा है, यानी दिया हुआ है कि वर्षा जल, क्या वर्षा जल से मछलियों का अस्तित्व यानी खतरे में पड़ रहा है, या सागर जल से, या बांध से, या दूषित जल से। तो यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि दूषित जल रहेगा तो फिर मछलियों के जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ सकते हैं और मछलियाँ यानी धीरे धीरे यानी लुप्त हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल ये बताए थे आपको, यानी ब्रूटलैंड किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ब्रूटलैंड के बारे में बताए थे 1987 यानी 1987 में यानी ब्रूटलैंड यानी जो है अपना प्रस्ताव को यानी रखे थे। देखिए तो भारत के, ब्रिटेन के, नॉर्वे के, जापान के, यानी किस देश के यानी ये प्रधानमंत्री थे। तो ये नॉर्वे के यानी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नॉर्वे एक देश है, इस देश के ये प्रधानमंत्री थे। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है। जैव और अजैव के बारे में पूछा है, जैव और अजैव यानी बायोटिक और अबायोटिक के बारे में। पहला दिया हुआ है स्वामित्व के आधार पर, दूसरा कह रहा है कि विकास के आधार पर, तीसरा कह रहा है कि समाप्यता के आधार पर, और तीसरा कह रहा है यानी चौथा कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर। तो हम आपको बताए थे कि जैव और अजैव संसाधन जो है ये उत्पत्ति के आधार पे, यानी उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला होता है जैव, दूसरा होता है अजैव। जैव वो संसाधन होता है जिसमें जो सजीव होता है, सजीव है ना, जितने भी संसाधन है अगर वो सजीव है तो वो आपके जैव संसाधन है। अजैव संसाधन वो होते हैं जो निर्जीव होते हैं। क्या होते हैं? जो निर्जीव होते हैं वो आपके अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन के बारे में पूछा है। तो देखिए वन जो है ये प्राकृतिक संसाधन है, ये प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, उसके बाद नदियां, ठीक है, नदी भी प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद नगर, नगर जो है नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं, नगर को हम लोग बसाते हैं, ये मानव कृत है, मानव के द्वारा बनाया गया बसाया गया होता है। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और खनिज जो है ये भी आपका प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, नगर आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला सवाल है यहाँ पे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। देखिए तो यहाँ पे दिया है अमेरिका, भारत, जापान और ब्राजील किस शहर में हुआ था। तो आपको पता होगा, हम पढ़ा चुके हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ये 1992 में हुआ था। 1992 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था ब्राजील में। ब्राजील के किस शहर में हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। रियो डी जेनेरो में हुआ था, रियो डी जेनेरो। ठीक है, रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका सही यहाँ पे ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ब्राजील में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए यहाँ पे दिया है, बांध में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है। ठीक है, बांध, देखिए बांध में जल, बांध में जब जल होगा तो यानी वो ठहरा हुआ होगा, रुका हुआ होगा। ये कहता है कि भंडार संसाधन होगा, संचित होगा, संभाव्य होगा या विकसित होगा। तो याद रखिए जब हम उसको भंडार में रखते हैं, यानी कहने का तो बांध में यानी बांध कर रखते हैं, बांध में यानी पानी को रखते हैं कि ये भंडार किया गया है। तो यानी ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा, यानी भंडार संसाधन का यानी यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अगला है कि स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर यानी कितने प्रकार के यानी संसाधन होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर आपको बताए थे कि कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। यहाँ पे दे रखा है 1, 2, 3, 4। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं। स्वामित्व के आधार पर आपको बताए थे व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन पहला हो गया। दूसरा बताए थे सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन। ठीक है, उसके बाद तीसरा बताए थे आपको
व्यक्तिगत हो गया, सामुदायिक हो गया, दूसरा तीसरा बताए थे राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा बताए थे आपको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो आप देख लीजिए, यानी स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं और वो चारों आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं यहाँ पे, तो संसाधन नियोजन के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। अच्छी बात है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन जो था वो 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। और ये यानी ये सम्मेलन जो था, ये सम्मेलन किस लिए था, तो संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय यानी स्तर पर यानी सम्मेलन को बुलाया गया था 1992 में। कौन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ये हुआ था 1992 में। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था ब्राजील में, ब्राजील में, ब्राजील के किस शहर में हुआ था, रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, उसके बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में बात करें, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में बात करें, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में बात करें तो ये हुआ था यानी 1997 में। कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में। उसके बाद अगर हम देखें इसको एक और नाम से यानी पुकारा गया था, इसको इस यानी सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा गया था, +5 सम्मेलन कहा गया था। ठीक है, +5 सम्मेलन कहा गया था। उसके बाद और ये सम्मेलन जो था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए दूसरे पृथ्वी सम्मेलन को यानी आयोजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो था, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन ये हुआ था आपका 2002 में, ये हुआ था आपको 2002 में। 2002 में कहाँ हुआ था, ये अफ्रीका में हुआ था। कहाँ, अफ्रीका में हुआ था। अफ्रीका के किस शहर में हुआ था, तो ये हुआ था जोहान्सबर्ग में। कहाँ, जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, ये जोहान्सबर्ग में यानी ये सम्मेलन हुआ था, जो कि ये असफल रहा था, इसका परिणाम नहीं निकल पाया था। तो ये पूछा जा रहा है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में। तो आपका ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 के बाद 18 कहता है इनमें से कौन अजैव संसाधन है, अजैव संसाधन नहीं है, सॉरी अजैव संसाधन नहीं है। देखिए जब अजैव संसाधन नहीं होगा, अजैव संसाधन नहीं होगा तो इसका मतलब वो जैव संसाधन होगा। क्या होगा, जैव संसाधन होगा। अजैव संसाधन किसे कहते हैं, जो निर्जीव होता है। कौन होता है, जो निर्जीव होता है। अब देखिए जैव संसाधन कौन होता है, जो सजीव होता है। इसका मतलब जो निर्जीव होगा वो नहीं पूछ रहा है, जो सजीव होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए धातु, धातु क्या है, निर्जीव है यानी अजैव संसाधन है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि नहीं पूछा है। दूसरा देखिए खनिज है, खनिज जो है इसमें जान नहीं होता है, ये सजीव नहीं होता है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। चट्टान, चट्टान भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये भी सजीव नहीं है। सजीव क्या है, वनस्पति, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे यानी सजीव होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, क्योंकि मुझसे पूछा जा रहा है कौन अजैव संसाधन नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल यानी सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 क्या कर रहा है, देखिए सवाल नंबर 19 कर रहा है कि इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन वर्ग नहीं है। यानी विकास के स्तर के आधार पर यानी आपका जो है यहाँ पे कर रहा है संसाधन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विकास के स्तर के आधार पर होता क्या क्या है।
ठीक है। अगर हम विकास के स्तर के आधार पर देखें तो पहला जो होता है वो होता है संभावी संसाधन। क्या होता है? संभावी संसाधन, ठीक है। दूसरा अगर देखें तो संचित संसाधन। तीसरा जो होता है वो हो जाएगा भंडार संसाधन, ठीक है। अब देखिए इस आधार पर अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सा संसाधन जो है नहीं है, यानी विकास के स्तर के आधार पर। देखिए संभाव्य ये तो संसाधन होता है, संचित कोष ये भी होता है, और यहाँ पे अगर देखेंगे व्यक्तिगत संसाधन के बारे में हम अभी बताए थे आपको पिछले ही सवाल में कि व्यक्तिगत संसाधन जो है ये स्वामित्व के आधार पर है, स्वामित्व के आधार पर ये संसाधन को रखा गया है। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन सामुदायिक संसाधन होता है, और उसके बाद जो है राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। और यहाँ पे देखिए ज्ञात संसाधन जो है, ज्ञात संसाधन को ही भंडार संसाधन कहा जाता है। याद रखेंगे इस बात का, है ना, कि ज्ञात संसाधन जो है भंडार संसाधन होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत संसाधन हमारा विकास के स्तर के आधार पर नहीं होता है, ये होता है स्वामित्व के आधार पर होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर था। आगे बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर 20 देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है, यानी सबसे कीमती संसाधन। जब कीमती संसाधन के बारे में बात करें तो बस एक ही नाम गूंजना चाहिए, जिसका नाम है खनिज। खनिज जो होता है, खनिज पदार्थ जो होता है, खनिज ये क्या होता है, यानी खनिज होता है हमारा सबसे यानी कीमती संसाधन होता है। खनिज जो है सबसे कीमती संसाधन होता है, यानी हमारा ऑप्शन सही जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी खनिज जो है सबसे कीमती संसाधन है। पशुधन अगर बारे में हम बात करें कि पशुधन कौन से संसाधन होंगे, तो पशुधन या पशु के बारे में बात करें तो ये व्यक्तिगत संसाधन होगा। ये क्या होगा? व्यक्तिगत संसाधन होगा, ठीक है। उसके बाद वन के बारे में बात करें तो ये प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, ये प्राकृतिक संसाधन है। उसका नदी जो है इसको दो तरीके से यानी कहा गया है, ये परिवहनीय संसाधन भी है और साथ ही साथ ये प्राकृतिक संसाधन भी है, ठीक है। दोनों याद रखेंगे, जो आपके ऑप्शन होगा उस ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं, ठीक है। तो खनिज के बारे में बात किया गया था, तो खनिज जो है सबसे कीमती संसाधन है। साथ ही साथ खनिज जो है और नवीकरणीय संसाधन भी कहलाता है, ठीक है, और नवीकरणीय संसाधन कहलाता है, या फिर इसी को हम अजैव संसाधन भी कहते हैं, यानी अजैव संसाधन भी कहते हैं। याद रखिएगा, अजैव संसाधन वो होता है जिसमें जान नहीं होता है, जो निर्जीव होता है। तो इस तरह से हम चारों ऑप्शन को देख चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल अगर देखें तो कहा जा रहा है कि इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है। देखिए निजी संसाधन को ही व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। क्या है? निजी संसाधन को ही व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। और यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो कह रहा है मकान, कार, मंदिर और साइकिल। देखिए मकान जो है किसी खास व्यक्ति का हो सकता है, ये निजी संसाधन है, ये आपका जो है निजी संसाधन है, ठीक है, ये निजी संसाधन है। कार भी किसी व्यक्ति का स्वामित्व में हो सकता है, ये भी आपका निजी संसाधन है, ठीक है। मंदिर जो है, मंदिर आपका निजी संसाधन नहीं है, क्योंकि ये आपका सामुदायिक संसाधन है। क्या ये सामुदायिक संसाधन है? सामुदायिक संसाधन का मतलब है जिस पर किसी खास समुदाय का यानी अधिकार होता है, यानी उस कम्युनिटी के सभी लोग का अधिकार होता है। तो मंदिर जो है आपका सामुदायिक संसाधन है। और साइकिल भी जो होगा किसी खास व्यक्ति का यानी हो सकता है, यानी ये निजी संसाधन है, यानी निजी संसाधन है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि मंदिर जो है, मंदिर आपका निजी संसाधन नहीं है, ये सामुदायिक संसाधन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 22 है। देखिए कहता है द पॉपुलेशन बम नामक जो है पुस्तक, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था ये कब हुआ था, ये हमसे पूछा जा रहा है। द पॉपुलेशन बम। अब ये द पॉपुलेशन बम नामक जो पुस्तक है ये है क्या, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए द पॉपुलेशन बम नामक जो पुस्तक था इसको लिखा गया था, इस वजह से लिखा गया था कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या में जो वृद्धि, यानी जनसंख्या में लगातार वृद्धि,
जनसंख्या में लगातार वृद्धि और अनियंत्रित रूप से जो वृद्धि हो रहा था ना, इसी के ऊपर जो है 1968 में, यानी 1968 में जो है द पॉपुलेशन बम नामक यानी पुस्तक को लिखा गया था जनसंख्या के ऊपर, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन जो है अचानक यानी तेजी से जो बढ़ रहा था, इसी के ऊपर यानी लिखी गई किताब है, जो कि प्रकाशन हुआ था 1968 में, द पॉपुलेशन बम नामक करके। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, आप देखिए यहाँ बहुत ही आसान इसका जवाब आप दे सकते हैं, क्योंकि हम इसको पढ़ा चुके हैं। ऐसे तो सारा सवाल इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि सारे सवाल को यानी जितने भी सवाल बन रहे हम सभी पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था। तो जब हम संसाधनों के संरक्षण के लिए जो सम्मेलन जब पढ़ा रहे थे, तो सबसे पहला अगर कोई कदम उठाया गया था वो क्लब ऑफ रोम था, क्लब ऑफ रोम था। और ये कब यानी उठाया गया था, ये कदम 1968 में उठाया गया था, और ये पहला कदम था जिसमें संसाधनों के विवेकपूर्ण यानी जो है उपयोग का प्रस्ताव रखा था, और ये पहला था जो कि 1968 में, यानी ये संसाधनों के जो है विवेकपूर्ण उपयोग का पहला यानी सम्मेलन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, ब्रुकलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस वर्ष। तो ये हम आपको बताए थे, पिछले सवाल में भी बताए थे कि ब्रुकलैंड जो थे, इन्होंने क्या किए थे कि विश्व भर में यानी पर्यावरण संरक्षण हेतु या संसाधनों के नियोजन के ऊपर गहन अध्ययन करने के बाद एक रिपोर्ट बनाया गया, और उस रिपोर्ट का नाम रखा गया यानी उस रिपोर्ट का नाम रखा गया ब्रुकलैंड कमीशन। और इसका जो कहने का मतलब वर्ष था, ये किस वर्ष था, तो ये 1987 में यानी कहने का मतलब इस रिपोर्ट को पेश किया गया था। तो ये था आपका ब्रुकलैंड कमीशन। ठीक है, ब्रुकलैंड कमीशन ने यानी कब यानी सतत पोषणीय विकास की अवधारणा संबंधित रिपोर्ट को पेश किया था, तो 1987 में। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है कि 1992 में यानी 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे। यानी 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और इस पृथ्वी सम्मेलन में पूछा जा रहा है कि कितने यानी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने यानी प्रतिनिधित्व किया था, यानी इसमें शामिल हुआ था। तो इसमें बता दें, आपको बताए थे कि 178 यानी शामिल हुआ था। अगर 178 आपके ऑप्शन में ना हो तो आप 170 के साथ जा सकते हैं, ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन यानी सी हो जाएगा कि 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, यानी किस लिए सम्मेलन किया गया था, फिर से हम आपको बता दें कि संसाधनों के संरक्षण हेतु यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मेलन को बुलाया गया था। 1968 में पहला क्लब ऑफ रोम हुआ था, उसके बाद प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में, जो कि ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल नंबर 26 देखिए, कहता है नवीकरणीय संसाधन कौन है। नवीकरणीय का मतलब है जिसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका है ना बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं वो कौन सा संसाधन है जिसका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं। कोयला जो है वो नवीकरणीय संसाधन होता है, क्योंकि इसे एक बार आप उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। खनिज तेल भी जो होता है, इसे एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये भी आपका अनवीकरणीय होगा। पवन ऊर्जा यानी हवा से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसी को हम कहते हैं पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार आप बना सकते हैं। तो ये हमारा जो है नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। और प्राकृतिक गैस जो होता है, इसे एक बार यूज करने के बाद फिर दोबारा आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये यानी ऑप्शन ए, बी और डी जो है वो नवीकरणीय हो जाएगा, और आपका पवन ऊर्जा जो है ये आपका नवीकरणीय हो जाएगा। वो अनवीकरणीय था, ये नवीकरणीय हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल अगर देखें तो कहता है लो अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। ठीक है, नवीकरणीय
अजैव, अनवीकरणीय और मानवकृत। तो देखिए यहाँ पे नवीकरणीय के बारे में जब भी बात करते हैं, नवीकरणीय यानी जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लो अयस्क को आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये अजैव संसाधन है। ये भी बात सही है कि ये अजैव संसाधन, क्योंकि इसमें जान नहीं होता है, ये सजीव नहीं निर्जीव है। लो अयस्क क्या है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है जिसको कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो आप अनवीकरणीय संसाधन के साथ जा सकते हैं, आप अजैव संसाधन के साथ नहीं जा सकते। अगर यहाँ पे बी और सी दोनों रहता तब आप जा सकते थे, लेकिन जब ऐसा दिया हो जहाँ पे अनवीकरणीय हो तो आप अनवीकरणीय संसाधन के ही साथ जाएंगे। यहाँ आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। फिर कह रहा है कि 1992 में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये किस शहर में हुआ था? तो ये रियो डी जेनेरो में हुआ था, जो कि हम बार बार आपको बता रहे हैं। 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, है ना, कहाँ? रियो डी जेनेरो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो किस यानी कमीशन ने किया था? तो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा आपको बताए थे 1987 में। 1987 में कौन? ब्रूटलैंड कमीशन। तो देखिए कहाँ पे ब्रूटलैंड कमीशन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि ज्वारीय ऊर्जा यानी ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, तो ज्वारीय ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। यहाँ पे अगर नवीकरणीय ना देकर पुनः पूर्ति योग दे देता तो पुनः पूर्ति योग ये भी आपका हो जाता। पुनः पूर्ति योग संसाधन भी ये होगा, क्योंकि आप इससे बार बार यानी आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, अजैव संसाधन नहीं होगा, मानवकृत नहीं होगा, जैव संसाधन नहीं होगा, आपका नवीकरणीय संसाधन होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो आपको हम चार यानी आपको हम बताए थे, एक जिमरमैन बताए थे, दूसरा गांधी जी बताए थे, तीसरा मेधा पाटेकर बताए थे, मेधा पाटेकर। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा आपको सुंदरलाल बहुगुणा बताए थे, सुंदरलाल बहुगुणा। उसके बाद आपको चौथा संदीप पांडे बताए थे, यानी पचमा होगा ना, पचमा संदीप पांडे। ठीक है, देखिए जिमरमैन ने क्या बोले थे? ये बोले थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये कौन बोले थे? तो ये बोले थे जिमरमैन। गांधी जी क्या बोले थे? कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं। मेधा पाटेकर जो थे नर्मदा बचाओ अभियान यानी चलाए थे। सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन चलाए थे। और संदीप पांडे जो है इन्होंने बोले थे कि वर्षा जल जो है उसको हम कृषि के लिए यानी वर्षा जल को संचित रूप से यानी उसको है ना किसी स्टोर में यानी किसी गड्ढे में यानी उसको जमा करके फिर उसको हम लोग कृषि के लिए यानी उपयोगी ला सकते हैं, यानी कृषि में हम उस पानी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, चिपको आंदोलन के बारे में बात करें तो चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा यानी चलाया गया था। महात्मा गांधी क्या बोले थे? हम पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं। मेधा पाटेकर जो थे नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाए थे। और संदीप पांडे के बारे में बात करें तो ये वर्षा जल संरक्षण हेतु यानी ये कदम उठाए थे और बोले थे उस पानी का इस्तेमाल जो हम कृषि के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। आगे कहा है कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो सीमित के बारे में है खनिज का जो खनिज प्राकृतिक संसाधन जो है ये यानी सीमित मात्रा में, आप इसे जितना सोच समझकर इस्तेमाल करें उतना बेहतर होगा, क्योंकि जितने भी खनिज संसाधन होते हैं वो अनवीकरणीय होता है, यानी एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर दोबारा आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी सौर ऊर्जा के बारे में बात करें, पवन ऊर्जा के बारे में बात करें या जलीय ऊर्जा के बारे में बात करें, ये सभी के सभी जो है ये आपका क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय। ठीक है, साथ ही साथ इसको दूसरे नाम से हम क्या पुकार सकते हैं? नवीकरणीय संसाधन के साथ पुनः पूर्ति योग संसाधन है,
पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। साथ ही साथ इसको और क्या कह सकते हैं, तो ये चक्रीय संसाधन है। ये क्या है, चक्रीय संसाधन, याद रखेंगे ये चक्रीय संसाधन। तो हम इतने नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33। देखिए यहाँ पे कहता है कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। कौन सा संसाधन की कमी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए राजस्थान जो है, अगर किसी संसाधन में उसके पास कमी है तो कमी क्या है, वो है जल का। राजस्थान में जल की बहुत कमी है। और इस राजस्थान के बारे में अगर ये पूछ दे किस संसाधन में ये धनी है, किस संसाधन में धनी है, तो ये जो है 2 संसाधन में धनी है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे संसाधन है। वो है पवन ऊर्जा, वो है पवन ऊर्जा, और दूसरा जो है दिया हुआ वो होगा सौर ऊर्जा, यानी सौर शक्ति, सौर ऊर्जा। ये 2 ऊर्जा में ये धनी है, ये 2 ऊर्जा में यानी धनी है। लेकिन जल ऊर्जा में यानी जल संसाधन में ये जो है बहुत 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 यानी जो है कमी है, यानी जल ऊर्जा जल संसाधन की बहुत कमी है। याद रखेंगे इस बात का। चलिए अगला देखिए, अगला है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक यानी जो लेखक हैं, इनके लेखक कौन है। अच्छा लेखक पूछा जाए तो लेखक इनके जो है क्या है, देखिए पहला दिया है है ना सुमेकर, सुमेकर दिया है। दूसरा दिया है ना सुमेसर। तीसरा दिया है महात्मा गांधी, और तीसरा दिया है अमर्त्य सेन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन यानी बी हो जाएगा। यानी सुमशेर या सुमेसर नामक जो थे व्यक्ति जो थे वो लिखे थे स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज, अगर यहाँ पे बात करें कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इस पुस्तक में लिखा क्या गया था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में क्या लिखा गया था। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक में गांधी जी के विचारों को यानी संग्रहित किया गया था। गांधी जी का विचार जो है, उन विचार को इसमें यानी लिखा गया था। गांधी जी जो थे वो यानी टेक्नोलॉजी यानी कहने का मतलब बड़े पैमाने पर यानी टेक्नोलॉजी के द्वारा उत्पादन से वो हमेशा जो थे वो उसे नापसंद करते थे। यानी गांधी जी का कहना था कि हम अपने हाथों से जितना हो सके काम करें, इससे क्या होता है कि रोजगार बढ़ता है और लोग जो है कार्य में कौशल होते हैं, यानी उनके अंदर हुनर बढ़ती चली जाती है। तो याद रखिएगा स्मॉल इज ब्यूटीफुल के जो लेखक है वो सुमेसर हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 35 कहता है निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है। अब सामुदायिक संसाधन नहीं है तो देखिए चारागाह। तो चारागाह जो है ये है ना, चारागाह ये आपका सामुदायिक संसाधन है। सामुदायिक संसाधन इसलिए है ना क्योंकि उस समुदाय के सभी लोग यानी इसमें जो है अपने जानवर को चरा सकते हैं। विद्यालय भवन जो है ये सामुदायिक संसाधन है। क्यों सामुदायिक संसाधन है, क्योंकि इसमें सभी समुदाय के लोगों के बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है। कृषि भूमि क्या है, कृषि भूमि। अब यहाँ पे कृषि भूमि के बारे में बात करें तो कृषि भूमि जो होगा ये व्यक्तिगत संसाधन होगा, व्यक्तिगत संसाधन यानी किसी खास व्यक्ति का वो यानी भूमि होगा जिसपे वो कृषि कर सकता है। और अगर हम शमशान के बारे में बात करें तो ये भी आपका सामुदायिक संसाधन है, क्योंकि इस पर उस समुदाय के लोग सभी लोग इस संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था कि कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है, तो नहीं है तो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कृषि भूमि, क्योंकि ये व्यक्तिगत संसाधन है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर यानी 36 के क्या कह रहा है कि हमारा साझा भविष्य क्या है। देखिए हमारा साझा भविष्य जो है ये ब्रुकलैंड कमीशन जो थे, इन्होंने जब रिपोर्ट पेश किए थे, रिपोर्ट पेश करने के बाद एक किताब लिखे थे जिसका नाम था हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन